टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 11, भूत गुफा छापा भाग 2। अपनी एड़ी के एक झटके से उसने दूसरे भूत के वार को चकमा दिया और अपने खंजर को उसकी खोपड़ी में घुसा दिया। अपने वार के नीचे मांस और हड्डियों के प्रतिरोध को महसूस किया। क्या मैंने वाकई ऐसा किया? एलिस्टर ने सोचा। सदमे और उत्साह की भावना उसके होश उड़ा रही थी। ऊर्जा फिर से उसके अंदर उमड़ पड़ी और एक पल के लिए उसे लगा कि वह जय है। 5 में से 3 राक्षस मारे गए। खिलाड़ी ने लेवल अप कर लिया है। उसने अपने हमले जारी रखे। उसके वार अपने निशाने पर लग रहे थे। उसे फिर से खुद पर भरोसा हो रहा था। अगर मैं इसी तरह जारी रखूंगा तो मैं सिस्टम क्वेस्ट को पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। उसकी हरकतें सहज, लगभग सहज थीं और प्रत्येक सफल हिट ने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एलिस्टर खुद को अपने साथियों से तुलना करने से नहीं रोक सका। जेरिक ने अपनी कुल्हाड़ी को बहुत ताकत से घुमाया। हर वार ने कई भूतों को आसानी से चीर दिया। एरिक अपने दुबले पतले शरीर के साथ आश्चर्यजनक रूप से तेजी से आगे बढ़ा। उसकी तलवार चमक रही थी क्योंकि वह हमलों को कुशलता से रोक रहा था और उनका मुकाबला कर रहा था। जब वह लड़खड़ाता भी था तो वह जल्दी से बैकफ्लिप के साथ संभल जाता था। लड़ाई की तीव्रता से उसकी नसें स्थिर लग रही थीं। पीछे खड़ी अमेलिया ने आग की लपटों को जगाते हुए कुशल और शक्तिशाली लंबी दूरी के हमलों का निर्देशन किया, जिसने भूतों को उनके करीब पहुंचने से पहले ही भस्म कर दिया। जो आगे निकलने में कामयाब हो जाते थे फिर उसके ब्लेड से कट जाते थे। अपनी प्रतिभा पर उसका नियंत्रण पूर्ण था और वह आत्मविश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ती थी, जिससे एलिस्टर कुछ हद तक ईर्ष्या करता था। चाहे मैं कितना भी तेज हो जाऊं, मैं अभी भी उनके जितना मजबूत नहीं हूं। उसने एरिक की तेज चाल और जेरिक की क्रूर ताकत को देखते हुए सोचा। और अमेलिया, वह पूरी तरह से दूसरे स्तर पर है। ये बिना बुलाए लड़ाई में समन करने वालों की वास्तविकता थी। उनके पास शारीरिक आधारित प्रतिभाओं वाले लोगों की तरह बढ़ी हुई ताकत नहीं थी या डिस्चार्ज प्रकार की प्रतिभाओं से दुश्मनों को नष्ट नहीं कर सकते थे और इस तरह वे युद्ध के मैदान में पीछे रह जाते थे। अपनी गति में वृद्धि के बावजूद एलिस्टर थोड़ा अपर्याप्त महसूस कर रहा था। हालांकि उसके हमले प्रभावी थे, लेकिन उसके साथियों की ताकत और शक्ति की तुलना में छोटे लग रहे थे। मुझे निराश नहीं होना चाहिए, ये केवल शुरुआत है। मैं आगे भी स्तर बढ़ाता रहूंगा और मजबूत होता जाऊंगा। एक तनावपूर्ण और अराजक लड़ाई के बाद समूह ने भूतों को भगाने में कामयाबी हासिल की। उनके शरीर गुफा के फर्श पर बिखरे हुए थे। भारी सांस लेते हुए एलिस्टर ने अपने साथियों की ओर देखा। वे चोटिल और थके हुए थे लेकिन विजयी थे। अच्छा काम सभी ने किया, जेरिक ने कहा। उसकी आवाज में राहत और प्रशंसा का मिश्रण था। लेकिन ये सिर्फ पहली लहर है। भूत राजा अभी भी आगे है और वह इन ग्रंथ से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अमेलिया ने एक भूत के फटे हुए कपड़ों पर अपना ब्लेड पोंछा और सिर हिलाया। चलो चलते रहें, हम समय नहीं गंवा सकते। ... इस बीच कालकोठरी के अंदर, जहां हवा घनी होती जा रही थी और छाया पत्थर की दीवारों से और भी ज्यादा चिपकी हुई लग रही थी, भूत राजा एक अंधेरे अनुष्ठान कर रहा था। कक्ष चौड़ा और गुफानुमा था, जिसमें केवल कच्चे पत्थर के खंभों में लगी मशालों की टिमटिमाती लपटें ही जल रही थीं। बीच में एक बड़ी कच्ची वेदी थी जो काले पत्थर से बनी थी और अनगिनत बलिदानों के खून से सनी हुई थी। गॉब्लिन किंग बहुत बड़ा था, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी गर्दन में हड्डियों के गहने और पूरे शरीर पर काले रंग के रून के चिन्ह देखे जा सकते थे जब वह वेदी के सामने खड़ा था। जब वह अपने सामने मौजूद गॉब्लिन के समूह को देख रहा था तो उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही थीं। के उसने फुफकार मारी। ये उसके अधीन थे, विकृत प्राणियों की भीड़, जिनके जीवन को वह आज्ञा दे सकता था और जिसे वह उचित समझे खर्च कर सकता था। एक धीमी कर्कश आवाज में मंत्र पूरे कक्ष में गूंज रहा था, जो पत्थर की दीवारों से टकरा रहा था। अंधकार में मैं तुम्हें ये भेंट अर्पित करता हूँ, मेरे मांस का मांस, मेरी हड्डियों की हड्डियां और मेरे खून का खून। आशा है कि तुम मुझे रसातल में खींचकर ले जाने के लिए तैयार हो सकते हो। भूत राजा ने अपना डंडा उठाया, जिसकी नोक एक बीमार हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी, जो इकट्ठे हुए भूतों पर हड्डियों को ठंडा करने वाली चमक डाल रही थी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, हवा में भय की भावना भर गई, जिससे छोटे भूत डर के मारे कांपने लगे और रोने लगे। एक तेज गति से भूत राजा ने अपना डंडा वेदी पर गिरा दिया। हरी रोशनी तेज हो गई और डंडे से एक ऊंची आवाज निकली। उसके आदेश पर एक एक करके भूत वेदी की ओर बढ़ने लगे। प्रत्येक भूत जो उनके पास आता था उसे एक तेज क्रूर अंत के साथ सामना करना पड़ता था, क्योंकि भूत राजा निर्दयतापूर्वक उन्हें मार डालता था। उनका खून वेदी के आधार के चारों ओर जमा हो जाता था। हवा खून की बदबू और मारे गए भूतों की चीखों से भरी हुई थी। भूत राजा के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह आगे बढ़ता रहा, उसकी आंखें खून के बढ़ते तालाब पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे बलि ढेर होती गई, वेदी अंधेरे ऊर्जा से स्पंदित होती गई, जो गिरे हुए भूतों के जीवन सार को अवशोषित कर रही थी। फिर एक अंतिम विजयी जयकार के साथ भूत राजा ने अपने कर्मचारियों को वेदी के केंद्र में धकेल दिया।
एक चमकदार रोशनी चमकी, उसके बाद एक गहरी तेज धमाका हुआ जिसने कालकोठरी की नींव को हिला दिया। बलि दिए गए भूतों के शरीर विघटित होने लगे, उनका मांस और हड्डियां एक गाढ़े चिपचिपे तरल में टूटकर रक्त के एक तैरते हुए गोले में बदल गईं। गोलाकार वेदी के ऊपर मंडरा रहा था, एक अजीब लाल चमक के साथ धड़क रहा था। भूत राजा के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसका पार्ट एक अजीब लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। बी रैंक आइटम, रसातल का रक्त गोला प्राप्त किया गया। यह अपार शक्ति का एक अवशेष था, एक निषिद्ध कलाकृति जो अपने धारक को अकल्पनीय शक्ति प्रदान करने में सक्षम थी। भूत राजा ने एक भयावह हंसी निकाली, एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज़ जो पूरे कक्ष में गूंज उठी और शेष भूतों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह उस गोले से निकलने वाली कच्ची अदम्य शक्ति को महसूस कर सकता था, और वह जानता था कि इस कलाकृति के साथ उसका आतंक का शासन अजेय होगा। अपने कर्मचारियों की एक लहर के साथ भूत राजा ने उस गोले को अपनी मुट्ठी में मडरा दिया। जैसे ही उसके पंजे वाला हाथ उसके चारों ओर बंद हुआ, रक्त का गोला और अधिक चमकने लगा, उसकी शक्ति उसके शरीर में समा गई। वह अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकता था, जिससे उसकी इंद्रियां और अधिक सक्रिय हो गईं और उसकी ताकत बढ़ गई। उसके आसपास के भूत भय और आतंक में कांप उठे, क्योंकि उनका राजा एक अधिक शक्तिशाली राक्षस में बदल गया था। लेकिन भूत राजा की योजनाएं सिर्फ खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने तक ही सीमित नहीं थीं। एक भयावह मुस्कान के साथ उसने अपने सिर के ऊपर गोला उठाया और अपने अनुचरों पर इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया। उस गोले ने एक चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित की, जिससे ऊर्जा की लहरें निकलीं जो शेष भूतों में प्रवाहित हुईं। वे चिल्लाने लगे और ऐंठने लगे क्योंकि उनके शरीर में काला जादू प्रवाहित हुआ, उनके शरीर मुड़ने लगे और बड़े होने लगे, उनकी मांसपेशियां फूलने लगीं। कुछ ही क्षणों में साधारण भूत विशालकाय भूत चैंपियन में बदल गए थे, उनकी आंखें एक शिकारी की तरह तीखी और केंद्रित हो गई थीं। वे अब शक्तिशाली योद्धा थे, जो एलिस्टर और उनकी टीम द्वारा पहले सामना किए गए आम भूतों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। प्रत्येक चैंपियन ने एक कर्कश दहाड़ लगाए, उनके भीतर से गुजरने वाली शक्ति ने उनके रक्त की प्यास को प्रज्वलित किया। भूत राजा के बड़े हुए भूत गिरोह ने अपना युद्ध का नारा लगाया। अब एलिस्टर और उसकी छापामार टीम की ओर जाने वाले मार्ग की ओर मुड़ते हुए भूत राजा ने इशारा किया और उन्हें एक संकेत दिया। के भूतों ने अपने राजा के शब्दों का जवाब दिया और बाहर निकलना शुरू कर दिया। अध्याय 12, सबसे बुरे के लिए तैयारी। कालकोठरी के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, उनकी नज़र पोर्टल के अचानक परिवर्तन पर टिकी हुई थी। जो एक साधारण नीले रंग की दरार थी, अब एक हड्डी को ठंडा करने वाला गहरा लाल रंग बन गया था, जो इसके रैंक में अचानक और भारी बदलाव को दर्शाता है। जैसे ही लोगों को इस बदलाव के निहितार्थ का एहसास हुआ, चिंता की फुसफुसाहट जल्दी ही चिंता में बदल गई। क्या आपने देखा? ये बस F से A रैंक पर पहुंच गया। जो कोई भी वहां गया वह बर्बाद हो गया। उनके पास कोई मौका नहीं होगा। वे शायद सभी F या A रैंक के थे। A रैंक वाली कालकोठरी उनके लिए बहुत मुश्किल है। यह अब मौत का जाल है। बढ़ती अराजकता में किसी ने तुरंत चिल्लाया, एक यूनियन अधिकारी को यहाँ बुलाओ, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। मिनट बीत गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी, उनकी आंखें पोर्टल और दूर क्षितिज के बीच घूम रही थीं। छापा मारने वाली टीमें जो पहले ही छापा मारने वाली थीं, वे रुक गईं, किसी यूनियन अधिकारी से स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रही थीं ताकि उनका भी यही हश्र न हो। अंत में दो आकृतियां भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ीं। पहला एक लंबा आदमी था, जिसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। उसके काले बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे और उसके सूट पर यूनियन का प्रतीक चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित था। उसके पास एक तलवार थी जिसे बेल्ट से बांधा गया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की आभा दे रहा था जो संकट की स्थिति में कमान संभालने के लिए अभ्यस्त था। उसका नाम विक्टर एंडर्स था, जो एक उच्च पदस्थ यूनियन अधिकारी था जो दबाव में अपनी निर्णायकता और शांत रहने के लिए जाना जाता था। उसके बगल में एक महिला चल रही थी जिसका व्यवहार उसके व्यवहार से बहुत अलग था। वह एक चंचल आत्मविश्वास दिखा रही थी, उसके पर्याप्त वक्र उसके फॉर्म फिटिंग पोशाक से पूरी तरह से पूरक थे। उसकी चमकीली हरी आंखें शरारती चमक के साथ चमक रही थीं और उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी जा सकती थी। हालांकि कोई यह बता सकता था कि उसके चंचल बाहरी रूप के पीछे एक तेज दिमाग छिपा हुआ था। ये सेलिया मार्लोव थी, एक और यूनियन अधिकारी जो अपनी त्वरित बुद्धि और समस्या समाधान के लिए अपरंपरागत दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थी। जैसे ही वे भीड़ के सामने पहुंचे, विक्टर ने शांत लेकिन गंभीर भाव से दृश्य को देखा। उसकी नज़र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर तेजी से घूम रही थी। स्थिति क्या है? भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा, माथे से पसीना पोंछते हुए, और पोर्टल की ओर बेतहाशा इशारा किया। कालकोठरी की रैंक अभी अभी F से A तक बढ़ी है। अंदर लोग हैं, शायद कम रैंक वाले हमलावर। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने लाल पोर्टल पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक कदम और आगे बढ़ा, उसके हाथ उसकी बगल में मुट्ठियों में सिकुड़ गए। यह अच्छा नहीं है। कालकोठरी की रैंक इस तरह कैसे बढ़ सकती है? ये हमारे द्वारा भेजे गए सभी डेटा का खंडन करता है। अंदर जो लोग हैं
वे बच नहीं पाएंगे। विक्टर के बगल में खड़ी सेलिया ने धीमी सीटी बजाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि उसे धीरे धीरे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में मनोरंजन का एक संकेत था क्योंकि उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया था। हम चैनल के माध्यम से मुख्यालय से नए आदेश देने वाले थे। उसने विक्टर की ओर देखा, फिर भीड़ की ओर, अपनी कोहनी पर हल्के से अपनी उंगलियां थपथपाते हुए। लगता है कि हम बस बाल से ही निशाने से चूक गए। भीड़ उसकी ओर मुड़ी, चिंता की एक बड़बड़ाहट हवा में भर गई। उसने अपना गला साफ किया और एक कदम आगे बढ़ी, फिर बोलना शुरू किया। अब से सभी कालकोठरी छापे कालकोठरी के रैंक से कम 2 रैंक ऊपर की टीमों द्वारा संचालित किए जाने चाहिए। ये ठीक इसी तरह के परिदृश्य को रोकने के लिए है जहां एक कालकोठरी का रैंक अचानक बढ़ जाता है, जिससे कम तैयार हमलावर एक दुष्स्वप्न में फंस जाते हैं। भीड़ से एक आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा। हमें अब ये बताने का क्या मतलब है? किसी ने झल्लाते हुए कहा, अपने हाथ हवा में उछालते हुए। वे लोग पहले से ही वहां हैं और वे शायद यह मान रहे थे कि यह सिर्फ एक एफ रैंक कालकोठरी है। संघ को हमें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। विक्टर आगे बढ़ा, उसका चेहरा अभी भी शांत था। उसने बढ़ते हुए आंदोलन को शांत करने के लिए एक हाथ उठाया। अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसने दृढ़ता से कहा। जब तक कालकोठरी खाली नहीं हो जाती या वे सभी मर नहीं जाते, तब तक हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विक्टर के शब्दों के सामने आते ही भीड़ चुप हो गई। स्थिति की वास्तविकता भयावह थी। अंदर मौजूद हमलावर अकेले थे जो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खतरों का सामना कर रहे थे। सेलिया ने अपने कूल्हे पर हाथ रखा और अपने चारों ओर बेचैन चेहरों को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कंधों को चौड़ा किया। उसकी आवाज़ में बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुनो, उसने कहा, उसका स्वर अब और भी गंभीर हो गया था। हमारा काम इन स्थितियों की निगरानी और प्रबंधन करना है। जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह फिर से न हो। यूनियन चैनल पर जल्द ही एक घोषणा की जाएगी। सेलिया फिर विक्टर की ओर मुड़ी। तो विक्टर, क्या योजना है? उसने पूछा, थोड़ा उसकी ओर झुकते हुए। विक्टर, जो पोर्टल को ध्यान से देख रहा था, ने अपनी नज़र सेलिया की ओर घुमाई। स्थिति को देखते हुए, एक बार जब अंदर के लोग मर जाएंगे और दरार फिर से खुल जाएगी, तो हमें खुद ही आगे बढ़कर इसे साफ करना होगा। हम इसे रैंक कालकोठरी को शहर के लिए खतरा बनने नहीं दे सकते। एक बार जब कालकोठरी साफ नहीं हो पाती, तो इसके टूटने की बहुत अधिक संभावना होती है क्योंकि पहले वाली टीम पहले ही समय सीमा समाप्त कर चुकी होती है। इसका मतलब था कि अंदर के राक्षस दरार से गुजर सकते हैं और अपनी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। ये देखते हुए कि पोर्टल शहर के भीतर था, यह एक स्वागत योग्य विचार नहीं था। सेलिया ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। और बर्सिकर गिल्ड के बारे में क्या? क्या वे आमतौर पर इन उच्च जोखिम वाली स्थितियों को संभालने वाले पहले व्यक्ति नहीं होते हैं? विक्टर ने आह भरी, उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। सामान्य तौर पर हाँ, लेकिन उन्हें बंजर भूमि में एक और मिशन जारी किया गया है। उनके अधिकांश शीर्ष रैंकिंग सदस्य वहां व्यस्त हैं, जो उच्च स्तरीय राक्षसों की बाढ़ से निपट रहे हैं। इससे शहर में उनके केवल मुट्ठी भर निचले रैंकिंग सदस्य रह गए हैं, जिनके पास स्पष्ट रूप से ए रैंक डेनगॉन को संभालने के लिए अनुभव और शक्ति की कमी है। उच्च स्तरीय प्रतिभा किसी को लड़ाकू प्रतिभा या युद्ध सरदार नहीं बनाती। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास बहुत शक्ति है। हालांकि इसे चलाने के लिए उचित कौशल के बिना शक्ति अक्सर व्यर्थ होती है। ऐसा नहीं है कि निम्न रैंकिंग सदस्य अकुशल थे, उनके पास राक्षसों से लड़ने का वह अनुभव नहीं था जो उनके वरिष्ठों के पास था। उन्हें मुख्य रूप से मनुष्यों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और वे अन्य मनुष्यों के साथ स्पैरिंग सत्र करते थे। ये बहुत स्पष्ट है कि राक्षस और मनुष्य अलग अलग तरीके से लड़ते हैं, इसलिए उन्हें निगरानी में रहते हुए निम्न रैंकिंग डेनगॉन में अपना हाथ आजमाने देना हमेशा सबसे अच्छा था। विक्टर की बात सुनते ही सेलिया की भौहें तन गईं, उसकी उंगलियां उसकी बांह पर हल्के से थिरकने लगीं। तो फिर सिर्फ हम ही हैं। जब ये दरार सुलझ जाएगी तो हमें ही सफाई करनी होगी। विक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, अगर हम सामान्य से थोड़ा ज्यादा प्रयास करें तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेलिया ने धीरे से आह भरी, फिर सीधी हो गई। उसका चंचल भाव थोड़ा सा वापस आया और उसने विक्टर को एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। अच्छा, कम से कम यह उबाऊ तो नहीं होगा। तो अब हम इंतजार का खेल खेलते हैं। अध्याय 13, चौकसी। जैसे जैसे एलिस्टर और उसकी टीम कालकोठरी में और अंदर घुसती गई, हवा खून की बदबू से भारी होती गई। भूत लगातार लहरों में बहते रहे, उनकी संख्या अंतहीन लग रही थी। एलिस्टर अपने साथियों के साथ लड़े, लेकिन अब उनकी हरकतें ज्यादा सतर्क लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने भूत के जंग लगे ब्लेड को रोका, उनका खंजर हवा में चीरता हुआ निकल गया। फिर उन्होंने तेजी से उसके गले पर वार किया। भूत गुर्राहट के साथ गिर पड़ा, जिससे गुफा के फर्श पर शवों के बढ़ते ढेर में और इजाफा हो गया। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं, या वे और मजबूत हो रहे हैं?
एलिस्टर ने सोचा, उसकी छाती धड़क रही थी और वह भारी सांस ले रहा था। ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल होने लगा है, मैं अपनी हिफाजत कम नहीं कर सकता। उसने आगे सोचते हुए मदराती पीली सिस्टम विंडो पर नज़र डाली, आखिरी वाला कोटा पूरा करने के लिए काफ़ी होना चाहिए था। स्टार्टर क्वेस्ट, समनर्स भी लड़ सकते हैं। क्वेस्ट विवरण, पार्टी के साथ या उसके बिना, गेट पर छापा मारें और अकेले ही कम से कम 5 राक्षसों को मारें। क्वेस्ट पूरा होने की स्थिति, राक्षसों को 5/5 से मार दिया गया, छापा 0/1 पूरा करें। बचा हुआ समय 1 घंटा 45 मिनट 12 सेकंड। तो मुझे लगता है अब बस एक ही टुकड़े में कालकोठरी से बाहर निकलना बाकी है। सतर्क रहने के अपने प्रयासों के बावजूद एलिस्टर ने खुद को एक तेज तर्रार भूत द्वारा क्षण भर के लिए चौंका दिया। एक गुर्राहट के साथ प्राणी आगे बढ़ा, उसके ब्लेड ने एलिस्टर की सुरक्षा में एक छेद पाया और अपने जंग लगे खंजर को उसके कंधे में घुसा दिया। उघा, एलिस्टर चिल्लाया, दर्द उसके अंदर तक पहुंच गया, लेकिन एड्रेनालाइन ने क्षण भर के लिए उसकी सजगता को तेज कर दिया। अपने खंजर को कसकर पकड़ते हुए उसने एक हताश प्रहार के साथ जवाबी हमला किया, भूत की छाती में घुस गया और उसकी जान ले ली। एलिस्टर के घाव से खून बह रहा था। जब वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर बढ़ा, जंग लगे खंजर को पकड़कर उसे अपने घायल कंधे से बाहर निकाला। लीला, मुझे उपचार की आवश्यकता है, एलिस्टर ने पुकारा, उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। ओह ठीक है। लीला उसके पास दौड़ी और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, उसके हाथ उसके घाव पर रखे हुए धीरे धीरे चमक रहे थे। उपचार के प्रभावी होते ही एलिस्टर के कंधे में एक गर्म, झुनझुनी सनसनी फैल गई। वह सिहर उठा, लेकिन दर्द कम होने पर उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद, लीला, उसने कहा, अपने कंधे को घुमाते हुए ये परखने के लिए कि क्या वह अभी भी युद्ध में इसका उपयोग कर सकता है। घाव तो चला गया, लेकिन थकावट बनी रही। जैसे ही वे कालकोठरी से आगे बढ़े, अमेलिया ने एलिस्टर को करीब से देखा। उसने उसकी कुशल हरकतों और उसके हमलों की सटीकता पर ध्यान दिया, फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। एलिस्टर, उसने उसके करीब आकर कहा, तुम अपनी प्रतिभा का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो तुमने मुझे नहीं बताया कि जब मैं तुमसे वापस बाहर थी तब तुमने क्या पूछा था। एलिस्टर ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर दूर देखा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उलझन में थी। उसने एक आह भरी और फिर कहा, मैं इसे युद्ध में उपयोग नहीं कर सकता। लीला ने उसकी बात सुन ली और वह उसके कथन का क्या मतलब है ये जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने झुककर पूछा, एलिस्टर, तुम्हारा क्या मतलब है? अमेलिया ने भी बात में शामिल होकर अपनी आंखें विचारपूर्वक सिकोड़ लीं। हाँ, तुम अधिक आक्रामक होने के लिए पर्याप्त कुशल हो। तो तुम्हारी प्रतिभा क्या है? एलिस्टर ने जोर से आह भरी, उसके कंधे थोड़े झुक गए। मैं एक समन करता हूँ, उसने अनिच्छा से समझाया। तुम लोग शायद मुझे युद्ध से संबंधित प्रतिभा न होने के कारण निराश समझो, लेकिन अभी यह मेरी सबसे छोटी समस्या है। अमेलिया को उसकी बात पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके प्रति उसका सम्मान और बढ़ गया। तुम एक समन करता हो, फिर भी तुम इसके बावजूद हमारे साथ बने रहने में कामयाब हो रहे हो, लीला ने समर्थन में कहा, एलिस्टर के कंधे पर एक आश्वस्त हाथ रखते हुए। तुम कमाल कर रहे हो एलिस्टर, खुद को कम मत आंको। एलिस्टर ने एक छोटी, आभारी मुस्कान बिखेरी, हालांकि उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती थी। मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद, लीला। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस पूरे छापे के दौरान केवल 6 भूतों को मारा है, उसने दुखी होकर कबूल किया। अगर कोई प्रशंसा का हकदार है तो वह एरिक और जेरेक हैं। वे भारी काम कर रहे हैं, बाएं और दाएं भूतों को हटा रहे हैं। मैंने बस उन पहले से ही कमजोर लोगों को मार दिया है जो उनसे आगे निकलने में कामयाब रहे। अमेलिया ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और एरिक और जेरेक की ओर देखा जो इस समय भूतों के दूसरे समूह को भगाने में लगे हुए थे। वे मजबूत हैं, उसने स्वीकार किया, फिर एलिस्टर की ओर मुड़ी। लेकिन याद रखें, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए सभी का योगदान अपेक्षित है। एलिस्टर इस बात से थोड़ा हैरान था कि वह जो कुछ उसने अभी अभी बताया उसके प्रति उदासीन लग रही थी। वह थोड़ा मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया, अमेलिया के प्रोत्साहन की सराहना की। टीम ने आगे बढ़ने से पहले अपनी सांसें थामने और फिर से संगठित होने के लिए कुछ समय लिया। एरिक और जेरेक ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और उन भूतों की अगली लहर के लिए रणनीति बनाई जिनका वे सामना करने वाले थे। लीला ने सभी की चोटों की जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जेरेक ने कहा, उसका स्वर गंभीर था। हम जितना गहरे जाएंगे, भूत उतने ही मजबूत होते दिखेंगे। हम चौंकने का जोखिम नहीं उठा सकते। सहमत हूं, एरिक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। आइए हम अपना गठन चुस्त रखें और एक दूसरे की पीठ पर नजर रखें। सामूहिक रूप से सिर हिलाते हुए उन्होंने अपनी प्रगति फिर से शुरू की। जैसे ही एलिस्टर, अमेलिया, लीला, एरिक और जेरेक ने कालकोठरी की मंद रोशनी वाली नक्काशी के माध्यम से अपना मार्च जारी रखा, उनके चारों ओर की हवा घनी हो गई,
न केवल सांस लेना मुश्किल हो गया, बल्कि उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। एलिस्टर ने तुरंत बदलाव महसूस किया। हवा घनी थी और यह उसकी छाती पर दबाव डाल रही थी, जिससे हर सांस पिछली सांस से कठिन हो रही थी। उसका हाथ खंजर की मूठ पर कस गया, उसकी आंखें छाया में किसी भी हरकत के संकेत के लिए देख रही थीं। ये वही होगा जिसके बारे में सिस्टम ने रैंक बढ़ाने का जिक्र करते समय बात की थी। यहाँ की हवा मुझे पहले से ही परेशान कर रही है। उसने अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस किया और धीरे धीरे बढ़ती चिंता को दूर करने की कोशिश की। क्या किसी और को भी ऐसा महसूस होता है? हाँ, एरिक हकलाया। ये जगह मुझे डरा रही है, उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। उसकी मांसपेशियां कस गईं मानो अचानक हमले की आशंका हो। उसने अपना रुख बदला, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। ये सामान्य नहीं है, सावधान रहो दोस्तों, कुछ ठीक नहीं है, अमेलिया ने बड़बड़ाया, उसकी आंखें भी इधर उधर घूम रही थीं। जेरिक ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया, उसके शरीर की हर मांसपेशी सिकुड़ गई और कार्रवाई के लिए तैयार थी। सभी सावधान रहो, उसने कहा, उसकी गहरी आवाज़ स्थिर लेकिन सतर्क थी। कालकोठरी हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, इसे अपने दिमाग में मत आने दो। अपनी आंखें खुली रखो और अपने हथियार तैयार रखो। उनके हर कदम की गूंज ठंडी पत्थर की दीवारों से हो रही थी और जिस मशाल की रोशनी से वे गुजर रहे थे, उसकी लंबी छाया फर्श पर पड़ रही थी। वे जितना आगे बढ़ते गए, दमनकारी माहौल उनके करीब आता गया। जेरिक ने मोर्चा संभाला, उसके चौड़े कंधे और मांसल शरीर ने उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया, क्योंकि वह आगे चल रहा था। उसके पीछे एरिक सुंदर ढंग से आगे बढ़ रहा था, उसका दुबला शरीर युद्ध के लिए तैयार था। अमेलिया और एलिस्टर करीब से उसके पीछे चल रहे थे, जबकि लीला पीछे आ रही थी, उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए सतर्क थीं। वे मुश्किल से कालकोठरी में गहराई तक पहुंचे थे जब छाया से भूतों की एक नई लहर उभरी। केकिकी, एक अशुभ हंसी अचानक गूंज उठी और धीरे धीरे भूतों की आकृतियां दिखाई देने लगीं। हालांकि ये भूत उन भूतों से अलग थे जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। वे बड़े थे, उनकी आंखों से एक गहरी ऊर्जा निकलती हुई लग रही थी और उनकी हरकतें अधिक समन्वित थीं। सावधान, एरिक ने पुकारा, उसकी आवाज़ सनकरी गली में गूंज रही थी। वह आगे बढ़ा, उसकी तलवार मंद रोशनी में चमक रही थी क्योंकि वह निकटतम भूत से भिड़ गया था। उसकी तलवार हवा में कट गई, लेकिन भूत ने क्रूर शक्ति के साथ प्रहार को रोक दिया। क्या? वह आश्चर्य में बुदबुदाया, क्योंकि उसने देखा कि भूत ने अपने नंगे हाथ से उसकी तलवार पकड़ ली थी, जिससे एरिक को जल्दी से अपना रुख समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्याय 14, अभिभूत होना, बोनस अध्याय। जब एरिक का ब्लेड भूत के नंगे हाथ से हवा में पकड़ा गया तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यह कोई साधारण भूत नहीं था, यह उन भूतों से बड़ा और मजबूत था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। इसकी हरी त्वचा के नीचे बड़ी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और आंखें एक अजीब लाल रोशनी से चमक रही थीं। इसके पंजों से खून टपक रहा था और एरिक की तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत हो गई। वह उसे भूत की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एरिक, सावधान! जारिक चिल्लाया, अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को ऊपर उठाकर आगे बढ़ा, उसकी आंखें भूत पर टिकी हुई थीं। एक शक्तिशाली झटके के साथ उसने भूत की बांह को काटने का लक्ष्य बनाया। उसकी कुल्हाड़ी तेजी से और क्रूरता से नीचे गिरी, जिससे भूत की बांह पूरी तरह से कट गई। कटा हुआ अंग जमीन पर गिर गया, जिससे एरिक की तलवार निकल गई और वह दूसरे भूत के हमले से बच गया। फिर जेरिक की कुल्हाड़ी पत्थर के फर्श में धंस गई और जोरदार आवाज के साथ चिंगारी निकलने लगी। इससे पहले कि जेरिक संभल पाता, एक और भूत बगल से उस पर झपटा। उसके पंजे उसके कवच पर घिसट रहे थे, नुकीले किनारे धातु से टकरा रहे थे और गहरे घाव कर रहे थे। जेरिक ने घुरघुराहट की और अपनी कुल्हाड़ी को झटक कर एक चौड़े चाप में घुमाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, भूतों के पंजे कब से हैं? जेरिक ने सोचा, हमले से थोड़ा चौंक गया। भूत पीछे की ओर उछला, लेकिन जेरिक की कुल्हाड़ी उसके पैर में जा लगी और मांस में गहरी चोट लग गई। भूत के लड़खड़ाने पर फर्श पर खून के छींटे पड़े, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। एलिस्टर ने खुद को इन तीनों विशाल भूतों से घिरा हुआ पाया। वे उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। वह महसूस कर सकता था कि उनकी दमनकारी निगाहें उसके अंदर तक घुस रही हैं, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वे उसकी चाल का अनुमान लगाने लगे हैं। उसका खंजर भूत के खून से सना हुआ था, लेकिन जब वह उन्हें दूर भगाने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाया, हर हरकत के साथ उसकी मांसपेशियां खींच रही थीं। उसकी सांसें फूल रही थीं, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। ये बुरा है, मैं थकने लगा हूँ। हर भूत ने उसके वार को आसानी से टाल दिया, उनके जंग लगे खंजर उसके कवच को रगड़ रहे थे और उसके हाथ पैरों पर हल्के घाव कर रहे थे। ये साधारण भूत नहीं है, अमेलिया चिल्लाई, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी क्योंकि उसने आगे बढ़ते समूह पर आग की लपटों की धार छोड़ी।
आग ने उन्हें घेर लिया, लेकिन पीछे हटने के बजाय वे आगे बढ़ गए। उनकी त्वचा झुलस गई और फफोले पड़ गए, जिससे एक बीमार करने वाली गंध आ रही थी, लेकिन वे जरा भी डरे हुए नहीं दिखे। वे चैंपियन हैं, उसने चिल्लाते हुए कहा। जब उसे एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हर कोई फिर से इकट्ठा हो जाओ, जेरिक ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ अराजकता को चीरती हुई निकल रही थी। टीम सहज रूप से आगे बढ़ी, एक दूसरे की पीठ के साथ एक तंग घेरा बनाते हुए, हथियार तैयार। लीला बीच में खड़ी थी, उसके हाथ उसकी उपचार प्रतिभा से चमक रहे थे, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने साथियों के घावों को ठीक कर रही थी। वे बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं, लीला ने देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने सदमे में देखा कि एक भूत जिसे एरिक ने पहले घायल किया था, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी चोटें उसकी आंखों के सामने बंद हो गईं। ऐसा लगता है कि वे पुनर्जीवित हो रहा है। अमेलिया ने आग की एक और लपट छोड़ी, लेकिन भूतों ने मुश्किल से ही हिम्मत दिखाई। ये काम नहीं कर रहा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वह निराश थी। उन्हें जलना चाहिए था, लेकिन वे बस इसके माध्यम से चल रहे हैं। एलिस्टर गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रत्येक भूत जिसे उसने मारने में कामयाब रहा, वह फिर से उठ खड़ा हुआ, पहले से अधिक उग्र। मुझे समझ में नहीं आता, वे क्यों नहीं मर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे ज़ोंबी बन गए हैं या कुछ और। उसने अपने और भूत के बीच की दूरी कम कर दी। अपनी खोपड़ी पर आने वाले हमले को देखते हुए उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, जिससे ब्लेड उसके बाएं गाल को छू गया, जिससे हल्का सा कट लग गया। अब काफी करीब, उसने भूत के दिल में छुरा घोंपा। उसका खंजर उसकी छाती में गहराई तक धंस गया। वह अपनी सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुका, लेकिन सदमे में ये देखने के लिए कि भूत ने खुद को ब्लेड से अलग किया और उस पर झपट्टा मारा। उसके घाव उसकी आंखों के सामने एक साथ जुड़ रहे थे, और वे बिना किसी डर या चिंता के लड़ रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे वे पागल हो गए हैं। पंचर घाव से खून बह रहा था, लेकिन भूत ने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इन चीजों को शांत रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एलिस्टर ने हौंफते हुए कहा। वापस घेरे में आ गया। थकावट के कारण उसके पैर कांपने लगे। मैं जल्दी से उनमें से कुछ को मारने की उम्मीद कर रहा था और फिर से अपनी ताकत वापस पा लूंगा, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वे हमें हरा देंगे। एलिस्टर ने सोचा और उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी खंजर पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उन्हें और जोर से मारो, जारेक चिल्लाया, हालांकि वह भी अनिश्चित दिख रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से घुमाया, एक भूत की बांह को काट दिया। स्टंप से खून बहने लगा, लेकिन प्राणी ने मुश्किल से ही गति पकड़ी। उसने अपना हमला जारी रखा, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके जारेक पर वार किया। जारेक की बांह की मांसपेशियां उभरी हुई थीं, क्योंकि वह हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों में भारी लगने लगी थी। लानत है, जारेक ने वार से बचने के लिए पीछे हटते हुए शाप दिया। उसके जूते चिकने खून से लथपथ फर्श पर फिसल रहे थे। एरिक अब स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। हमलों को रोकते समय उसकी तलवार चमक उठी, लेकिन हर भूत को काटने के बाद दो और भूत उसकी जगह ले लेते। उसका शरीर भारी लगने लगा और उसकी गति कम हो गई, क्योंकि वह धीरे धीरे थकने लगा था। हर बार बचाव और वार करने में पिछले वार से ज्यादा मेहनत लगती थी। उसकी कमीज पसीने और खून से भीगी हुई थी और उसके हाथ कांपने लगे थे। हम इसे जारी नहीं रख सकते, उसने हाँफते हुए अपने साथियों की तरफ देखा। उसकी छाती धड़क रही थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, हवा में स्टील की टकराहट और भूतों की कर्कश आवाजें गूंजने लगीं। अमेलिया आग की एक और लहर को बुलाने के बीच में थी। उसकी नज़रें उसकी ओर बढ़ते भूतों के झुंड पर टिकी थीं। अचानक एक छाया उसके ऊपर छा गई। उसने मुड़कर देखा तो एक विशालकाय भूत, बाकी की तुलना में बड़ा और ज्यादा मांसल, दांतेदार धातु से जड़ी एक छड़ी पकड़े हुए, अंधेरे से उभरा। जब उसने अपना हथियार अपने सिर के ऊपर उठाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। इससे पहले कि अमेलिया कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, डंडा जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरा। अमेलिया, सावधान, एरिक चिल्लाया, लेकिन उसकी चेतावनी बहुत देर से आई। डंडा अमेलिया के बाजू में बहुत जोर से लगा, जिससे वह हवा में उड़ गई। धमाका, वह पत्थर की दीवार से टकराए और उसके शरीर में एक झटका लगा। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। उसका चेहरा सदमे के भाव से जम गया था। अमेलिया, एलिस्टर ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ सदमे से फट गई। उसने उसकी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उसे दूर रखा। लीला की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसके गले से चीख निकली। अमेलिया, उसने उसके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जेरिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पीछे खींच लिया। ध्यान केंद्रित रखो, लीला, जेरिक चिल्लाया। उसका अपना चेहरा डर से पीला पड़ गया। हम तुम्हें भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। अमेलिया ठंडी दीवार के सामने निश्चल पड़ी थी। भूतों ने कमजोरी को महसूस करते हुए उसे घेर लिया। उनकी काली आंखें शरारत से चमक रही थीं। एलिस्टर का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने अपने थके हुए साथियों को देखा।
एरिक एक साथ दो भूतों से लड़ रहा था, उसकी हरकतें धीमी हो रही थी क्योंकि थकावट उसके शरीर पर भारी पड़ रही थी। जेरिक मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर सकता है। उसकी कुल्हाड़ी उसके भारी हाथ में थी। हाथ लीला कांप रही थी, उसकी आंखें अमेलिया के गतिहीन शरीर और निकट आ रहे भूतों के बीच घूम रही थीं। क्या हम? एलिस्टर की आवाज़ फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी, उसकी पकड़ खून से सने खंजर पर कस रही थी। क्या हम सब यहाँ मरने वाले हैं? अध्याय 15, एक वादा निभाना। जब मंद, दमनकारी गुफा में लड़ाई जारी थी तो एलिस्टर की दृष्टि में एक हल्की पीली चमक चमक उठी। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और वह वहां था। सिस्टम विंडो उसके सामने तैर रही थी। स्क्रीन पर तेजी से घटता हुआ हेल्थ बार दिखाई दे रहा था। खिलाड़ी को चेतावनी, एचपी खतरनाक रूप से कम है, 15/100%। अतिरिक्त चेतावनी, समय बचा है 52 मिनट 10 सेकंड। खिलाड़ी के पास पहला क्वेस्ट पूरा करने के लिए 1 घंटे से भी कम समय है। संदेश तुरंत चमक उठा। यह एक संकेत था कि उसका शरीर किसी भी क्षण हार मान सकता है और चीजों को देखने से या तो वह भूतों के हाथों मर जाएगा या सिस्टम दंड ही उसे खत्म कर देगा। एलिस्टर ने अपने दांत पीस लिए, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी क्योंकि लड़ाई का तनाव उस पर हावी होने लगा था। वह हर घाव, हर चोट को महसूस कर सकता था और सारा दर्द उसे बेहोश करने की धमकी दे रहा था। यह अच्छा नहीं लग रहा है, एलिस्टर ने सोचा। उसका दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह अपने साथियों को देख रहा था। मेरे पास समय कम होता जा रहा है और वे बहुत मजबूत हैं। हम इससे कैसे बचेंगे? लीला हर किसी के घावों को घातक बनने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके हाथ उसकी उपचार प्रतिभा की फीकी रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन उसकी क्षमताएं भी अपर्याप्त लग रही थीं क्योंकि जल्द ही वे एक और गंभीर घाव को ठीक कर देंगे। खून से लथपथ और चोटिल एरिक मुश्किल से अपनी जमीन पर टिके हुए थे। उनकी तलवार का हर वार पिछले वार से धीमा और कम सटीक था। जेरेक, उसकी हमेशा की तरह अदम्य आत्मा अब स्पष्ट रूप से हिल गई थी। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन थकावट के बढ़ते संकेतों के साथ। और अमेलिया जहां गिरी थी वहीं पड़ी रही, उसका खून उसके गतिहीन शरीर के नीचे जमा हो रहा था। एलिस्टर का दिल डूब गया जब उसने देखा कि गॉब्लिन चैंपियन चारों तरफ से आ रहे हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं, जिससे वह लगभग उम्मीद खो बैठा था। कोई भी घाव जो गॉब्लिन को लगा हो, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, लगभग तुरंत ही बंद हो जाता था। और उनकी विशाल संख्या उन्हें एक कोने में धकेल रही थी। वे जितनी तेजी से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से ठीक हो रहे हैं। एलिस्टर ने अपने दांत पीसते हुए आगे सोचा, अगर हम उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं खोज पाए तो हम खत्म हो जाएंगे। अचानक एक भूत उस पर बगल से झपटा। उसका जंग लगा खंजर उसके पेट पर निशाना साध रहा था। एलिस्टर ने ठीक समय पर उसके शरीर को घुमाया। ब्लेड उसके मांस में घुसने के बजाय उसकी पसलियों पर जा लगा। वह तेज दर्द से कराह उठा, लेकिन खुद को जवाब देने के लिए मजबूर किया। अपना खंजर भूत की गर्दन में घुसा दिया। भूत के गले में खराश होने और पीछे गिरने के कारण उसके हाथ पर खून के छींटे पड़े, लेकिन उसके घाव लगभग तुरंत ही बंद होने लगे। उसके पीछे एरिक दर्द से चिल्लाया क्योंकि एक और भूत के पंजे उसकी पीठ पर खरोंच रहे थे, उसके चमड़े के कवच को फाड़ रहे थे और गहरे, खूनी घाव छोड़ रहे थे। एरिक लड़खड़ा गया, लेकिन किसी तरह मुड़ा और भूत की छाती पर एक बेताब वार किया। प्राणी ने मुश्किल से ही झटका खाया। उसके पुनर्जनन ने घाव को जल्दी से भर दिया। जेरिक ने अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, आगे बढ़ते भूत के पैर को चीरते हुए। जीव गिर गया, लेकिन आगे की ओर रेंगना शुरू कर दिया। उसकी आंखें घृणित दृष्टि से जारेक पर टिकी हुई थीं। लानत है इसे! जारेक ने दहाड़ते हुए भूत को पीछे धकेला। उसका जूता खून से लथपथ था। लीला का चेहरा पीला पड़ गया था। वह भयभीत दिख रही थी क्योंकि उसने अपने साथियों को भूतों से ज्यादा जल्दी ठीक करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह भी थकने लगी थी और उसके गालों पर आंसू बहने लगे थे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने रोते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह फिर से ठीक होने के लिए अपने मन को लगा रही थी। और फिर वहां एक विशाल भूत था जो क्रूर, जड़ी हुई छड़ी को पकड़े हुए था। उसने युद्ध के किनारे से देखा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अब वह आगे बढ़ा, उसका विशाल शरीर समूह पर एक लंबी छाया डाल रहा था। अपने आप को संभालो, जारेक चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज में हमेशा की तरह आत्मविश्वास की कमी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को एक विद्रोही मुद्रा में उठाया, भूत के हमले का सामना करने के लिए तैयार। भूत ने दहाड़ते हुए अपने डंडे को अपने सिर के ऊपर उठाया। एक जोरदार झटके के साथ उसने हथियार को जेरेक पर गिरा दिया, जो अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोकने में कामयाब रहा। वार की ताकत ने जेरेक के शरीर में झटके भेजे, उसके घुटने तनाव के कारण मुड़ गए। भूत ने फिर से वार किया, इस बार जेरेक को बगल में मारा। जबरदस्त प्रभाव ने जेरेक को गुफा के पार फेंक दिया, उसे पत्थर की दीवार से टकराया। वह जमीन पर गिर गया। उसके बगल में एक गहरी चोट से खून बह रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। जेरेक! एलिस्टर चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
विशाल भूत ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई, एक क्रूर मुस्कान उसके बदसूरत चेहरे पर घूम गई। एलिस्टर ने अपना खंजर उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और दर्द और थकावट से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। भूतों ने अपना लाभ उठाया, उनकी संख्या समूह की सुरक्षा को भारी पड़ गई। एरिक को हमलों की झड़ी ने घुटनों के बल गिरा दिया, उसकी तलवार उसकी मुट्ठी से फिसल गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन भूत के लात ने उसे गिरा दिया, उसका सिर जमीन पर एक भयानक धमाके के साथ टकराया। लीला चिल्लाई क्योंकि दूसरे भूत ने उसके बालों को पकड़ लिया, उसका सिर पीछे की ओर खींच लिया। उसने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन प्राणी की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी चिकित्सा फीकी पड़ गई, जिससे वह राक्षस के हमले के सामने असहाय हो गई, जिसने उसके पेट में खंजर घोंप दिया। एलिस्टर ने अपने चारों ओर मौजूद भूतों से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके लगातार हमले बहुत ज्यादा थे। उसने महसूस किया कि एक ब्लेड उसकी पीठ पर कट गया, एक और छुरा उसकी जांघ पर चोट लगी और वह घुटनों के बल गिर गया, उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। विशाल भूत उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसका डंडा जानलेवा प्रहार करने के लिए उठा हुआ था। क्या मैं? एलिस्टर की आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट थी, उसकी दृष्टि एक सुरंग की तरह सिमट गई थी क्योंकि वह आसन विनाश को देख रहा था। क्या तुम सच में ऐसे ही मरने वाले हो? भूत का डंडा जोर से नीचे गिरा। धमाका! एलिस्टर हवा में उछल कर गिर गया, उसके कमजोर हाथ ने अपना खंजर छोड़ दिया। एलिस्टर का शरीर गुफा के फर्श पर फिसल गया, खून की चिकनाई ने उसकी यात्रा को और भी अस्त व्यस्त और दर्दनाक बना दिया। उसका शरीर, जो पहले से ही खून से लथपथ और चोटिल था, उछला और लुढ़का और आखिरकार दांतेदार दीवार से टकरा गया। प्रभाव ने उसके शरीर में पीड़ा का एक झटका भेजा, जिससे वह हौंफने लगा और अपने उस हिस्से को पकड़ लिया जहां एक तेज पत्थर उसके मांस में घुस गया था, जो खून से लथपथ दूसरी तरफ घुस गया था। उसके ऊपर टक्कर से ढीले हुए पत्थर और मलबा नीचे गिरे, उसके चारों ओर टकराते हुए और उसके पैरों और बांह पर गिरे। वह वहीं पड़ा रहा, कुछ देर के लिए स्तब्ध, क्योंकि ठंडा, नम पत्थर उसकी त्वचा पर दबा हुआ था और उसके घावों से निकला खून गुफा के फर्श की गंदगी में मिल गया था। दर्द असहनीय था, लेकिन एलिस्टर ने खुद को अजीब तरह से अलग पाया, उसका मन उसके दर्द से दूर चला गया। तो ये वास्तव में मेरे लिए है ना? उसने सोचा, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी क्योंकि वह होश में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने सोचा था, आखिरकार चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। उसने कमजोर खांसी की, उसके मुंह में अपना खून चखा। मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, इसलिए इस तरह की मौत मुझे परेशान नहीं करती। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, एक याद उभरी, तीखी और स्पष्ट। उसने एक युवा किशोरी लड़की को देखा, उसकी बहन मियू, उसके पतले कंधों पर लंबे काले बाल बह रहे थे और उसकी चमकीली पीली आंखें आशा और डर से भरी हुई थीं। वह अपने अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी, एक उदास भाव के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। बड़े भाई, उसने कहा, उसकी आवाज़ नर्म थी लेकिन एक लालसा से भरी हुई थी जिसने एलिस्टर के दिल को दुखाया जब वह उस पल को याद कर रहा था। हाँ, यह क्या है मियू? स्मृति में एलिस्टर ने उत्तर दिया, उसके पास जाकर। उसने अपनी आवाज़ को हल्का रखने की कोशिश की, लेकिन चिंता हमेशा वहाँ थी, सतह के नीचे छिपी हुई। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मियू ने कहा, उसकी आंखें अभी भी कांच के पीछे की दुनिया पर टिकी हुई थीं। मैं इस कमरे में इतने लंबे समय से हूँ, मैं भूल गई हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। एलिस्टर का गला भर आया था और उसे शब्द खोजने में संघर्ष करना पड़ रहा था। वह उससे क्या कह सकता था? उसे नफरत थी कि वह कितना शक्तिहीन महसूस कर रहा था, इतनी सरल इच्छा को पूरा करने में असमर्थ। उसकी चुप्पी को देखते हुए मियू ने अपनी नज़रें फिर से उसकी ओर घुमाई, उसके होठों पर एक उदास मुस्कान फैल गई। मुझे खेद है, यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल था, उसने माफ़ी मांगी, उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। जाहिर है, जब मैं बेहतर महसूस करूंगी तो मैं बाहर निकल पाऊंगी। वह रुकी, उसकी आंखों में एक ऐसा दुख भर गया जिसने एलिस्टर के दिल को चीर दिया। मुझे बस उम्मीद है, मैं इसे जल्द ही देख पाऊंगी। उसके शब्दों ने उसे खंजर की तरह मारा और उसने अपनी मुट्ठियां उसके बिस्तर की चादरों पर कस लीं। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर से बाहरी दुनिया को देख सको। मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई इलाज ढूंढ ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो। मियू की अभिव्यक्ति चिंता में बदल गई, उसे चिंता थी कि उसके शब्दों ने उस पर दबाव डाला होगा। लेकिन एलिस्टर ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसके बिस्तर के पास की कुर्सी से उठकर उसके बालों को धीरे से सहलाया। आखिरकार, तुम्हारा भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर कोई तुम्हारा इलाज ढूंढ सकता है, तो वह मैं ही हूँ। मियू मुस्कुराई, अपने भाई के उत्साह से खुश होकर। उसने अपना सिर झुकाया, अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, तो यह एक वादा है? एलिस्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, ये है। ये सही है, मैंने उससे वादा किया था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह फिर से बाहरी दुनिया को देख सके। तो मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। कुछ घाव जैसी कोई चीज़ मुझे उसे बचाने से नहीं रोक पाएगी। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों का श्वेतपटल धीरे धीरे काला हो गया, उसकी पीली आइरिस चमकने लगी और ज्यादा सरीसृप जैसी दिखने लगी।
सिस्टम की आवाज़ फिर से उसके विचारों में गूंजने लगी। डॉट 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 डिंग, नया कौशल पता चला। डॉट 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 कौशल, ड्रैकोनिक रेज।